किसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। किसान के पास अपनी खेती की जमीन थी जो कि बहुत ही उपजाऊ थी, लेकिन वो अत्यंत आलसी स्वभाव का था। उसका यही आलस्य उसकी गरीबी का मुख्य कारण बन गया। उसके पास ना तो अच्छे बीज खरीदने के पैसे थे और ना ही खेती में मेहनत करने का मन। वो अक्सर गांव के साहूकारों से कर्ज लेकर अपने जीवन का गुजारा करता था। धीरे धीरे उसकी स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। आए दिन साहूकार उसके घर आकर तगादा करते कि अब तक का कर्ज चुका दो। एक दिन हरिराम सोचने लगा, अब तो घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। लगता है अब इस गांव को छोड़कर किसी और जगह जाना ही पड़ेगा। उसी गांव में मनोहर लाल नाम का एक बनिया भी रहा करता था। एक समय था जब उसकी दुकान खूब चला करती थी, लेकिन समय के साथ लालच बढ़ता गया और उसने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दी। शुरुआत में तो उसका लाभ हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव के लोगों को उसकी धोखेबाजी का पता चल गया और ग्राहक उसकी दुकान पर आना बंद हो गए। अब वो मुश्किल से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर किसी तरह जीवन गुजार रहा था। वो भी मन ही मन यही सोच रहा था कि गांव छोड़कर कहीं और जाकर नया काम शुरू करना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद दोनों ने एक ही दिन गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। दोनों ने अपनी अपनी पोटलियां बांधी और सुबह सवेरे गांव से बाहर निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही एक चौराहे पर दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। हरिराम ने सोचा, अरे ये तो अपना गांव का बनिया मनोहर लाल है। वहीं मनोहर लाल ने भी सोचा, अरे ये तो हरिराम है, शायद ये भी मेरी ही तरह परेशान होकर गांव छोड़ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को रोककर हालचाल पूछा और अपनी अपनी परेशानियों की कहानी सुनाई। जल्दी ही वे अच्छे दोस्त बन गए और तय किया कि साथ ही चलेंगे। काफी दूर पैदल चलते चलते उन्हें एक नया गांव दिखाई दिया। मनोहर लाल ने कहा, भाई हरिराम, लगता है ये कोई नया गांव है, क्यों ना हम अपनी किस्मत यहीं आजमाएं। हरिराम ने भी हामी भरी और दोनों गांव में प्रवेश कर गए। गांव में घुसते ही हरिराम बोला, भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है और थकान भी चढ़ गई है। कुछ खाने पीने और आराम करने का इंतजाम करो, तभी मानूंगा कि तुम सच्चे बनिया हो। मनोहर लाल चालाक बनिया था। वो समझ गया कि हरिराम उसकी परीक्षा ले रहा है। वो तुरंत बोला, अच्छा भाई, जब तुमने कहा है तो देखो मेरा कमाल, हमें भरपेट खाना भी मिलेगा और ठहरने की जगह भी। दोनों एक पुराने से घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने आई एक बूढ़ी औरत जिसका नाम शांता देवी था ने पूछा, बेटा तुम दोनों कौन हो और क्या चाहते हो? मनोहर लाल झट से बोला, माई हम राजा के खास सैनिक हैं, पिछले गांव से आए हैं, बहुत थक चुके हैं, इसलिए कुछ देर आराम करना चाहते हैं। वैसे भी हमें कुछ दिनों तक यहीं रहना है। शांता देवी बोली, अच्छा अच्छा, भीतर आ जाओ बेटा। हरिराम ये झूठ सुनकर हैरान हो गया, लेकिन चुप रहा और भीतर चला गया। अंदर जाते हुए शांता देवी ने पूछा, बेटा एक बात समझ में नहीं आई, तुम दोनों सैनिक हो लेकिन कपड़े तो सामान्य लोगों जैसे हैं। मनोहर लाल ने चतुराई से जवाब दिया, माई हमें भेष बदलकर ही घूमना पड़ता है ताकि हम राजा को बता सकें कि प्रजा किन हालात में रह रही है। दोनों एक कोने में बैठ गए। मनोहर लाल बोला, माई कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। शांता देवी ने थोड़ा उदास स्वर में कहा, बेटा कल से खुद मैंने भी कुछ नहीं खाया, अब तुम्हें क्या खिलाऊं? असल में वो बहुत कंजूस और संकुचित स्वभाव की थी। उसके घर में हर चीज मौजूद थी, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। मनोहर लाल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माई, अगर खाने को कुछ नहीं है तो न सही, लेकिन वो जो सिलबट्टा पड़ा है उसका पत्थर दे दो। शांता देवी चौंकी और बोली, पत्थर का क्या करोगे बेटा? बनिया बोला, माई हम उसी से खिचड़ी बनाएंगे। पत्थर की खिचड़ी? ये सुनकर शांता देवी के चेहरे पर अचरज फैल गया। पत्थर की खिचड़ी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मनोहर लाल बोला, अरे माई आपने कभी खाई ही नहीं, तभी तो ऐसा कह रही हैं। पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि जो खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। अब शांता देवी का मन ललचाने लगा। वो बोली, अच्छा अगर ऐसा है तो बना के दिखाओ, अगर सच में स्वाद आया तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बनिया बोला, माई ये खिचड़ी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं, हमने एक साधु से इसे सीखा है और पूरे 2 साल उसकी सेवा करनी पड़ी थी। ये रहस्य हम किसी को यूं ही नहीं बताते। शांता देवी अब पूरी तरह से लालच में आ चुकी थी। वो बोली, अरे भाई मेरे पास 10 चांदी के सिक्के हैं, तुम ले लो, लेकिन मुझे भी वो तरीका सिखा दो। बेकार में रोज सब्जी दाल पर पैसे खर्च होते हैं। बनिया अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए बोला, माई
न जाने क्यों तुम पर दया आ रही है। अगर कोई और होता तो मैं कभी ये राज न बताता। चलो दे दो सिक्के। शांता देवी ने संदूक से सिक्के निकाले और उसके हाथ में रख दिए। बनिए ने सिक्के जेब में रखे और कहा, अब एक बड़ा बर्तन ला दो माई। शांता देवी बोली, अभी लाई बेटा, ठहरो जरा। इधर किसान बड़ी हैरानी से चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ बनिए की ये अजीबोगरीब बातें सुन रहा था। जल्द ही बुढ़िया एक बर्तन लेकर आ गई। बनिए ने पत्थर को अच्छी तरह से धोकर बर्तन में रखा और फिर पानी डालकर वो बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो बोला, बस कुछ देर बाद देखना माई, क्या लाजवाब खिचड़ी बनेगी। कुछ देर बाद वो चम्मच लेकर बर्तन चलाने लगा। फिर थोड़ा सा पानी चखकर बोला, खिचड़ी तो जल्दी बन जाएगी, मगर मेरे पास नमक और मिर्च नहीं है। ये सुनकर बुढ़िया बोली, मेरे पास है बेटा, ठहरो अभी लाती हूं। वो दौड़कर दूसरे कमरे से नमक और मिर्च लेकर आई और बोली, ये लो बेटा, डाल दो इसमें। बनिए ने नमक मिर्च डाल दिए और फिर से चखने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल और होती तो खिचड़ी का स्वाद और बढ़ जाता। बुढ़िया तुरंत रसोई की ओर दौड़ी और चावल दाल लेकर आई। बोली, लो बेटा, जितनी जरूरत हो उतना डाल लो। बनिए ने चावल और दाल भी डाल दिए। फिर वो बोला, अब बस थोड़ा सा घी होता तो क्या ही कहने। बुढ़िया तुरंत घी भी ले आई और वो भी खिचड़ी में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद बनिए ने बर्तन से चम्मच हटाते हुए कहा, लो माई, खिचड़ी तैयार है, अब जरा खाकर देखो और बनाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। बुढ़िया प्रसन्न होकर बोली, हाँ बेटा, अब तो मैं भी सीख गई पत्थर की खिचड़ी बनाना। फिर तीनों ने मिलकर खिचड़ी खाई और खाते खाते उसकी खूब तारीफ की। सबसे ज्यादा तारीफ तो बुढ़िया ही कर रही थी। वाह रे बेटा, पत्थर की खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है, कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह बनिए ने बड़ी चालाकी से बुढ़िया से एक एक करके खिचड़ी की सारी सामग्री मंगवाई और उसी से भरपेट भोजन भी कर लिया। ऊपर से 10 चांदी के सिक्के भी बटोर लिए। जब बुढ़िया बाहर किसी काम से गई तो किसान हरिराम बोला, वाह भाई गया राम, मान गए तुम्हारी अकल को। कितनी होशियारी से तुमने उस बूढ़ी अम्मा को मूर्ख बनाया। उसका जूता उसी के सिर और ऊपर से 10 चांदी के सिक्के भी ले लिए। बनिया मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम मेरे दिमाग का कमाल देख ही चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी अपनी अकल का कोई चमत्कार दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। किसान बोला, हाँ भाई बिल्कुल, कल सुबह तुम यहीं आराम करना, मैं कमाने के लिए जाऊंगा। अब देखना मैं क्या कमाल करता हूं। अगले दिन सुबह सवेरे किसान तैयार होकर बुढ़िया की झोपड़ी से निकल पड़ा। बनिए ने बुढ़िया को पहले ही समझा दिया था कि आज गांव का मुआयना करने की बारी उसके दोस्त की है, इसलिए बुढ़िया को किसी तरह का शक नहीं हुआ। हरिराम वहां से चलकर पास के ही एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां काफी चहल पहल थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ किसान एक चबूतरे पर बैठे मिले। उनके बीच गांव का एक महाजन बैठा था जो शेखी बकार रहा था और भोले भाले किसान उसकी झूठी बातों पर विश्वास कर रहे थे। वो महाजन कह रहा था, अरे भाई, तुम्हें मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। मैं तो जागीरदार साहब की बैठक में बैठता हूं, रोज उनका आदर सत्कार पाता हूं। वो मुझे भली भांति पहचानते हैं। किसान उसकी बातें सुनकर दंग रह गए और कहने लगे, अच्छा और क्या? तभी हरिराम सोचने लगा, ये तो बड़ा शेखीबाज है और इन भोले किसानों को बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना इसे इसकी ही चाल में फंसाया जाए। फिर कुछ सोचकर हरिराम भी वहां पहुंचा और महाजन से बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैं चाहूं तो जागीरदार साहब के साथ खाना भी खा सकता हूं। ये सुनते ही महाजन हंस पड़ा और बोला, क्या कहा? तुम जागीरदार के साथ खाना खाओगे? तुम्हारे जैसे मामूली किसान को तो वो अपने पास भी नहीं फटकने देते। हरिराम बोला, अगर यकीन नहीं है तो 1 घंटे बाद देख लेना। महाजन बोला, ठीक है, अगर तुमने जागीरदार के साथ खाना खा लिया तो मेरे पास जो 20 चांदी के सिक्के हैं वो तुम्हारे, लेकिन अगर न खा सके तो तुम्हें मेरे यहां साल भर गुलामी करनी होगी। हरिराम बोला, मुझे मंजूर है। 1 घंटे बाद तुम इन किसानों के साथ जागीरदार के घर पहुंच जाना, मैं वहीं खाना खाता हुआ मिलूंगा। इसके बाद हरिराम उनसे विदा लेकर सीधा जागीरदार के घर पहुंचा। घर के बाहर नौकर पहरा दे रहे थे। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, नौकरों ने रोक लिया और बोले, अरे तुम जैसे गरीब किसान का अंदर जाना मना है।
हरिराम बोला, भाई मुझे सिर्फ जागीरदार साहब से एक खास बात करनी है जो उनके बहुत काम की है। नौकर अंदर गए और जागीरदार को ये बात बताई। जागीरदार बाहर आया और किसान से पूछा, क्या बात है बताओ। हरिराम बोला, साहब मैं बस ये जानना चाहता था कि अगर किसी को घोड़े के सिर के बराबर सोने का डला मिल जाए तो उसकी क्या कीमत होगी। ये सुनकर जागीरदार चौंक गया और सोचने लगा, लगता है इस किसान को कोई खजाना मिल गया है, क्यों ना ऐसे फुसलाकर वो सोना हथिया लिया जाए। फिर वो बोला, अरे भाई तुम अंदर आओ और खाना खाकर ही जाना, बात भी वहीं आराम से करेंगे। जागीरदार ने जब किसान की बात सुनी तो मुस्कुराकर बोला, अरे भाई अगर भूख लगी है तो घर जाने की क्या जरूरत, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। इतना कहकर वो किसान को अपने साथ घर के अंदर ले गया और नौकरों को हुक्म दिया कि तरह तरह के पकवान परोसे जाएं। कुछ ही देर में किसान के सामने थालियों में स्वादिष्ट भोजन सजा दिया गया। जागीरदार अपने हाथों से एक एक व्यंजन उठाकर किसान को देता जाता और किसान मजे से खाते हुए कहता, हजूर आप जैसे मेहरबान हो तो भला किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है। जागीरदार ने मुस्कुराकर कहा, डटकर खाना खाना, कोई संकोच मत करना, जो चाहिए बेहिचक मांग लेना। किसान बोला, आपके होते तो पेट भरने से ज्यादा और क्या चाहिए। उधर 1 घंटा बीत चुका था। शर्त लगाने वाला महाजन कुछ किसानों को लेकर जागीरदार के घर के बाहर पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। किसान सचमुच जागीरदार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। वे सब कहने लगे, अरे देखो ये तो वाकई साहब के साथ भोजन कर रहा है और जागीरदार साहब भी इससे हंस हंस के बातें कर रहे हैं जैसे कोई पुराना मित्र हो। महाजन बड़बड़ाने लगा, अरे रे जोश जोश में शर्त लगा बैठा, अब मेरे 20 चांदी के सिक्के तो गए, मुझे क्या पता था कि ये इतना बड़ा आदमी निकलेगा। खाना खत्म होने के बाद जागीरदार ने किसान की ओर देखकर पूछा, अब तो बता ही दो कि वो सोने का डला है कहाँ, उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। किसान बोला, हुजूर मैं तो बस यूं ही जानना चाहता था कि घोड़े के सिर जितने सोने की कीमत क्या होगी, असल में मेरे पास कोई डला वाला नहीं है। ये सुनते ही जागीरदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, मूर्ख आदमी, जब कुछ है ही नहीं तो मेरे समय की बर्बादी क्यों की। किसान हाथ जोड़कर बोला, हुजूर अगर कोई तकलीफ हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, और फिर मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने महाजन से अपने 20 चांदी के सिक्के वसूले और सीधा बुढ़िया के घर की राह पकड़ ली। वहां पहुंचकर जब उसने सारी कहानी अपने दोस्त बनिए को सुनाई तो वो उसकी चतुराई की तारीफ किए बिना न रह सका। बोला, किसान भाई आज मान गया, तुमने तो मुझसे भी 2 कदम आगे की चाल चली। फिर दोनों हंसी खुशी खाना खाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब दोनों साथ निकलेंगे। बुढ़िया से विदा लेकर वे दूसरे गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। चलते चलते उन्हें दूर से धूल उड़ती दिखी। बनिया बोला, अरे ये तो घुड़सवार हैं, कहीं डाकू तो नहीं। किसान बोला, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं, वरना जान से हाथ धो बैठेंगे और जो थोड़ा बहुत माल है वो भी लुट जाएगा। दोनों झाड़ियों में जा छिपे। थोड़ी ही देर में कुछ घुड़सवार उनके सामने आकर रुके। वे घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे कुदाल से गड्ढा खोदने लगे। ये देखकर किसान और बनिया हैरान रह गए। जब गड्ढा तैयार हो गया तो घुड़सवारों ने अपने घोड़ों से 2 भारी थैले उतारे और उन्हें गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वे उसी दिशा में लौट गए जिधर से आए थे। घुड़सवारों के जाते ही किसान बोला, आओ दोस्त, देखे तो सही क्या छिपाया है। दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा और जैसे ही थैले निकाले और खोले, उनकी आंखें चमक उठी। थैले सोने की मुद्राओं से भरे थे। दोनों खुशी से उछल पड़े। भाई, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, बनिए ने कहा। फिर दोनों ने एक एक थैला उठाया और वापस बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में बनिया बोला, अब हमारे पास इतना धन है कि जीवन भर बैठकर भी खाएं तो खत्म ना हो। चलो अपने गांव लौट चलते हैं और इसे आपस में बराबर बांटकर जीवन आराम से बिताएंगे। किसान भी सहमत हुआ। बिल्कुल सही कहा, अब ज्यादा दिन बुढ़िया के घर रुकना ठीक नहीं, कहीं ये खबर फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी। तय हुआ कि रात होते ही वे गुपचुप वहां से निकल जाएंगे। शाम को बुढ़िया ने पूछा, आओ सिपाही भाइयों, तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, ये थैले क्या हैं? किसान बोला, माई, ये प्रजा की शिकायतों की अर्जी है जिन्हें राजा तक पहुंचाना है।
तुम्हारी भी कोई शिकायत हो तो कल लिखवा देना। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ जरूर जरूर। रात हुई, बुढ़िया खाना खाकर सो गई। किसान और बनिए ने गधे पर दोनों थैले लादे और चुपचाप निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने तय किया कि गांव पहुंचने से पहले कुछ जरूरी सामान खरीद लें ताकि आगे की जिंदगी आराम से कटे। पास ही एक बड़े नगर में जाकर वे सबसे पहले रेशम की पोशाकें लेने एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। बोले, सेठ जी, हमें सबसे बढ़िया रेशम की पोशाकें दिखाइए, कीमत की फिक्र मत कीजिएगा। सेठ बोला, आप तो मेरे खास मेहमान हैं। नगर के बड़े बड़े सेठ और यहां तक कि राजमहल के लोग भी यहीं से कपड़े लेते हैं। फिर उसने उन्हें एक से बढ़कर एक रेशमी कपड़े दिखाए। दोनों ने महंगी पोशाकें पसंद की और कीमत चुकाने के लिए अपने थैलों से सोने की मुद्राएं निकाली। व्यापारी ने मुद्रा को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, आपने इतना सारा सामान लिया है और मैंने आपका सत्कार नहीं किया? ये तो मेरे व्यापार की शान के खिलाफ है। रुको, अभी मिठाइयों का इंतजाम करता हूं। सेठ ने नौकर को इशारा किया। मिठाइयां परोसी गईं और दोनों दोस्त खाने में मशगूल हो गए। इसी बीच सेठ ने चुपके से एक नौकर को बाहर भेजा, जो थोड़ी देर में कोतवाल को लेकर दुकान पर पहुंच गया। सेठ ने कोतवाल को स्वर्ण मुद्राएं दिखाईं और कहा, हुजूर, इन दोनों के पास ये संदिग्ध मुद्राएं हैं, जरा जांच कीजिए। किसान और बनिए को कुछ समझ ही नहीं आया। कोतवाल ने थैले खुलवाए और उनमें से भर भरा कर स्वर्ण मुद्राएं निकली। कोतवाल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वे घबरा कर बोले, सेठ जी, हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो आपके माल की कीमत चुकाई थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब कोतवाल उन दोनों को घूरते हुए सख्त लहजे में बोला, अच्छा, अब ज्यादा भोले मत बनो। ये बताओ कि ये शाही स्वर्ण मुद्राएं तुमने कहां से चुराई हैं? क्योंकि ये कोई आम सिक्के नहीं है, इन पर तो राजमहल की मोहर लगी है। ये खजाने की मुद्राएं हैं, सीधे राजा के गुप्त कोष से निकलने वाली। और सुन लो, 2 दिन पहले ही राजमहल के खजाने में चोरी हुई है। इसका मतलब साफ है, वो चोरी तुम दोनों ने ही की है। अब तुम्हारा मिठाई खाना तो कारागार में ही होगा। आया राम और गया राम के चेहरों का रंग उड़ चुका था। दोनों ने घबराते हुए बार बार सफाई दी, हुजूर, हमने कुछ नहीं चुराया। ये मुद्राएं तो हमें सड़क किनारे मिल गई थीं। हमारी नीयत खराब नहीं थी, बस लालच में आकर मिठाइयां खरीद लीं। लेकिन कोतवाल ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। व्यापारी भी गुस्से में भरा हुआ था। चोर कहीं के, मिठाई की दुकान पर शाही खजाने से भुगतान कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि इन्होंने चुराया नहीं। राजाज्ञा के अनुसार उन दोनों को शाही खजाने से चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंधेरी जेल की दीवारों के बीच बैठे आया राम और गया राम अब चुपचाप अपनी किस्मत को कोस रहे थे। काश हमने ईमानदारी से अपने गांव में रहकर मेहनत की होती। ये सब हमारे लालच का नतीजा है। गया राम की आंखें भर आईं। अगर हम उस समय वो मुद्राएं कोतवाल को सौंप देते या किसी भले आदमी को दे देते तो आज हम जेल में ना होते। जेल की सीलन भरी रातों में जब बाकी कैदी सोते थे, वे दोनों एक दूसरे से बार बार यही कहते, लालच छोटा हो या बड़ा, अंत विनाशी होता है। किसी की चीज पर हाथ डालना कभी भी सौभाग्य नहीं लाता, ये तो संकटों का दरवाजा खोलता है। सीख दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में अगर ईमानदारी का रास्ता छोड़कर हम लालच के पीछे भागते हैं तो वह रास्ता चाहे कितना भी मीठा क्यों ना लगे, अंत में वो हमें अंधेरे में ही ले जाकर छोड़ता है। कड़ी मेहनत और सच्चाई में देर भले हो, पर अंधकार कभी नहीं होता। वहीं चोरी से मिली मिठास बहुत जल्दी कड़वाहट में बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए आपका नाम और आपका शहर। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।